Good morning, class. Good morning. In a previous lecture, already we have discussed about the different transactions, how we can analyze the transactions, how we can post the entry. Okay. So here in a previous lecture, I have given 15 transactions, and I said to you must post the entry of the transaction. So that's a very important. First ट्रांजेक्शन वन बाय वन एक इंडिविजुअल ट्रांजेक्शंस को हम लोग देखते हुए चलेंगे कि कैसे होगा. वी विल सी ट्रांजेक्शन फर्स्ट बोलिए. बिजनेस स्टार्टेड with cash, started with cash. Business started with cash 5 lakh. With cash rupees 5 lakh. With cash rupees 5 lakh. With cash rupees 5 lakh. Okay, class. So here we have seen that is business started with cash rupees 5 lakh. यानी कि बिजनेस स्टार्ट हुआ है कितने रुपए से? 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्टेड हुआ. यस या नो? सो हियर इन दिस ट्रांजेक्शन हाउ मेनी अकाउंट्स इन्वॉल्व? 2 अकाउंट्स. विच वन? यस, of course we can say first is cash account and second is. मैं एक एक ट्रांजेक्शन तोड़ के करा देता हूं, बाद में इकट्ठा आप सब कुछ पोस्टिंग कर लेंगे, है ना. सो यू कैन पोस्ट द एंट्री आफ्टर एनालाइजिंग द ट्रांजेक्शन. यस या नो? ऑफ कोर्स वी कैन डू. सो हियर वी विल सी कैश अकाउंट एंड नेक्स्ट इज कैपिटल अकाउंट. सो व्हाट इज द नेचर ऑफ कैश अकाउंट? करेंट है. व्हाट यू विल से? करेंट है. Cash account, current assets, and capital account is capital. Of course, capital is capital. So here we will write capital account is capital and current asset. What is going with current asset? Is increasing or decreasing with current asset? Increasing. Already that will be increased. So here we can say increase in asset debit. So of course increase in asset debit. So cash account will be debit. Dear, and if we will talk about the capital account, that will also increase. So we can say increase in capital, that will be credit. Of course, that will be going to the credit. Increase in capital. Clear? That will go into the credit. Yes or no? Of course, that will be credit. तो कैश अकाउंट आपका आपने ऐसे एंट्री किया है. अच्छा ठीक है, ओके. हाँ, वो ऐसे ही करना है. मैं यहाँ पे एक एक चीज समझा रहा हूँ, तो आप आसानी से आप इसकी पोस्टिंग नहीं कर सकते हैं. मैं ट्रांजेक्शन हियर व्हाट आई एम डूइंग, मैं क्या कर रहा हूँ? जस्ट आई एम गोइंग टू क्लासिफाई द अकाउंट. हाउ यू कैन एनालाइज द नेचर, हाउ यू कैन एनालाइज द इंक्रीजिंग और डिक्रीज, how you can analyze which account will go into the debit और credit. इन चीजों को हम लोग कर रहे हैं. तो यहाँ पे आप जैसे एक एक ट्रांजेक्शन कर देंगे तो आप आसानी से you can post the entry all the transactions like this. फर्स्ट बुक ऑफ अकाउंट किसका है? तारा इंटरप्राइजेज, यही है ना? तारा इंटरप्राइजेज.
So here we will see date, yes or no, of course. And second is particular, and third is LS, laser folio, and next is debit, DR, and next is credit, CR. Yes or no class? Of course. So here we can write a transaction कौन से ईयर का है, ईयर कौन सा है. So बार बार मुझे हमें डेट लिखने की जरूरत नहीं है. We do not write the date. Only we can write the year, यहाँ पे ऊपर लिख देंगे और डेट मेंशन करते चले जाएंगे. 2016 and here डेट क्या था, 1 अप्रैल. यहाँ पे क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू, हियर वी विल राइट अप्रैल 1 है. सो हियर APR डॉट यस या नो क्लास, एंड देन वी विल राइट डेबिट कौन गया है, डेबिट फर्स्ट वाले में जाते हैं. ऑलरेडी आई सेड कि जो डेबिट होगा तो ऊपर जाएंगे. यस या नो. सो हियर कैश अकाउंट, and here we must write and to capital account, to capital account, and narration. What is narration? What will be narration? Narration क्या होगा, कुछ भी हो सकता है, बट जो नरेशन का मीनिंग है कि आपके ट्रांजेक्शन को अंडरस्टैंड कराना. सो हियर वी कैन राइट बीइंग, BEING, being business started by proprietor. आप ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोप्राइटर जो बिजनेसमैन है किसके द्वारा, तारा एंटरप्राइजेस के द्वारा. आप लिख सकते हैं बाय तारा एंटरप्राइज. तो कंपनी का नाम नहीं लिख सकते. बीइंग बिजनेस स्टार्टेड बाय तारा, बाय इंटरप्राइजेस लिख लीजिए तो अंडरस्टूड है कि तारा ही इंटरप्राइजेस. तो हियर वी हैव. हो गया कि नहीं. अब कैश अकाउंट में व्हाट विल बी, पोस्ट एंट्री 5 लाख. कितने अमाउंट की एंट्री करेंगे, 5 लाख. एंड इन कैपिटल अकाउंट वी आल्सो राइट 5 लाख. यस या नो क्लास? ऑफ कोर्स वी विल राइट. ट्रांजेक्शन समझ में आया. तो हम ऐसे एक एक ट्रांजेक्शन आपको क्लेरिफाई करेंगे. हियर आई विल क्लेरिफाई एवरी ट्रांजेक्शन इन डेप्थ. चीजों को तोड़ के अच्छे से क्लेरिफाई के साथ यहाँ पे मैं करा रहा हूँ, और आप इस सब की एंट्री पोस्टिंग इस तरीके से कर दें. अगर हम एक कंप्लीट कर दिए, एनालाइज करके इतने को हमने ब्रेक कर दिया, डिकम्पोज कर दिया, क्या इसको देख के आप एंट्री आसानी से नहीं कर सकते हैं क्या? पोस्टिंग हमको करने की जरूरत है. मैं ट्रांजेक्शन को आपको क्लेरिफाई करा देता हूँ. आपको दैट मीन्स ये चीजें बता देता हूँ कि कैसे आप चीजों को एनालाइज करेंगे, हाउ यू कैन आइडेंटिफाई द नेचर. देखिए अकाउंटिंग जो विषय है, इस विषय के साथ एक महत्वपूर्ण वर्ड जुड़ा हुआ है. ये अंडरस्टैंडिंग का सब्जेक्ट, समझ का विषय है ना. बहुत है कुछ नहीं, लेकिन कब, जब समझ, तो अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट, इस चीज का ध्यान दीजिएगा. तो हम यहाँ पे आपका क्या डेवलप कर देंगे, अंडरस्टैंडिंग. और आप इसको देखते हो आसानी से यू कैन पोस्ट कर सकते हैं ना. चलिए अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की ओर चले. कैन आई रे, इसको सेंड कर दीजिए स्क्रीनशॉट. वहीं से स्क्रीनशॉट अगर हो सकता है स्क्रीनशॉट नहीं, आपका फोन कर छोड़ दीजिए. ओके, सो हियर
we will see the cash account will be debit to capital account. Okay. So cash account will be debit and to capital account. Yes or no? अभी भी send you can send कर सकते हैं. क्लास शुरू हो चुका है तो सभी को पता रहना चाहिए. तो क्लास आप समझ गए होंगे. अब हम लोग सेकेंड ट्रांजेक्शन की ओर चलेंगे. Here, please come. वहां पे आ जाइए. Okay, so G2, then we will second transaction. डेट बोलिए. डेट आप नहीं बोलते हैं. अप्रैल 5th. अप्रैल 5th. हाँ. गुड परचेज from Mohan. Good purchase from Mohan. Mohan on credit. On credit for rupees 50,000. 50,000. यही है ना ट्रांजेक्शन. देखिए तो ट्रांजेक्शन को समझिए. मैं बार बार कहता हूँ एवरी टाइम आई से टू यू कि अकाउंट समझ का विषय. ट्रांजेक्शन को एनालाइज कीजिए. यू मस्ट एनालाइज द ट्रांजेक्शन. ट्रांजेक्शन क्या करना चाह रहा है. अकॉर्डिंग टू दिस अगर हम लोग देखें अप्रैल 5th गुड्स परचेज. हु इज परचेजिंग, व्हाट परचेजिंग, हाउ मच, कितने का, 50 का. ऑन विच मोड, क्रेडिट मोड है ना. तो यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट स्टेप 1 you will write in step first identify the account. आइडेंटिफाई द अकाउंट को हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे. किसमें, इस ट्रांजेक्शन में. तो कौन कौन अकाउंट आया. फर्स्ट कौन सा अकाउंट आया, परचेज अकाउंट. वेरी गुड. परचेज अकाउंट, यस. एंड सेकेंड मोहन अकाउंट. व्हाई वी विल से सेकेंड इज मोहन अकाउंट. आखिर हम मोहन अकाउंट ही क्यों बोलेंगे. ओके. देखिए बिल्कुल ऑफकोर्स अभी इसको हम लोग एनालाइज करेंगे. मोहन अकाउंट. देखिए ट्रांजेक्शन गुड्स परचेज. हु इज परचेजिंग, नारायण. व्हाट परचेजिंग, गुड्स परचेज. फ्रॉम whom, मोहन. ऑन विच मोड, क्रेडिट मोड. तो ऑफकोर्स तारा ने सामान खरीदा. कितने का खरीदा, लेकिन 50,000 रुपया का मोहन को दिया उसने. सामान तो ले लिया लेकिन पैसा नहीं दिया. तो सामान आप ले लिए किसी का, पैसा नहीं दिए तो आपके लिए क्या है, आपकी लाइबिलिटी नहीं बनती है क्या पैसा देना. बिल्कुल लाइबिलिटी बढ़ेगी. तो हियर फर्स्ट अकाउंट क्या हम लोग आइडेंटिफाई किए, आइडेंटिफाई द अकाउंट का. कौन कौन अकाउंट पता चला, परचेज अकाउंट एंड. सेकेंड स्टेप 2 identify the nature. Identify the nature of account.
अब अकाउंट का नेचर को आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि देखिए नेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी अकाउंट का नेचर बहुत मायने रखता है, क्योंकि नेचर अगर है यू कैन डू इट एंड कवर। तो हियर वी कैन से नेचर क्या होगा। देखिए अकाउंटिंग में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, नेचर को आइडेंटिफाई करना। क्योंकि अगर आपने नेचर आइडेंटिफाई करना, इफ यू आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ अकाउंट, तो आप समझ लीजिए अकाउंटिंग का अकाउंट का 50% काम आपने क्लियर कर लिया। अब देखिए यहाँ पे हियर वी विल सी आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ अकाउंट। तो परचेज अकाउंट क्या है, एसेट। व्हाई, जस्टिफिकेशन। अकाउंट में एक चीज और दो महत्वपूर्ण है, जस्टिफिकेशन। विदाउट जस्टिफिकेशन यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द अकाउंट। क्यों एसेट होगा, व्हाई परचेज अकाउंट बिल गया, समान। देखिए एक सही बात है कि आपने उधारी में लिया, लेकिन लिया तो समान ना, तो वो क्या गुड्स आपका नहीं हुआ। अब पैसा आप देंगे कि नहीं देंगे वो तो सेकेंड अकाउंट की बात है, लेकिन फिलहाल आपने उस जगह पे गया और किससे, मोहन से आपने 50,000 रुपए का सामान लिया। तो सामान लिया लेकिन पेमेंट नहीं दिया, एक पॉइंट ये भी है। लेकिन पेमेंट की बात हम सेकेंड अकाउंट पे बाद में जाएंगे। जिस समय आपने परचेज किया, व्हेन यू विल परचेज, ऑन दैट टाइम दिस अकाउंट विल गो इनटू द open the door properly. So here we will say first purchase account, and purchase account will go into the app. Yes या no? So here पूरा डाउन करके पूरा सीधा परचेज 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 purchase account. What? Of course, that will be yes. And second is Mohan. Mohan account क्या होगा? What is the nature? What is the nature of Mohan account? Sorry, liability. Why? Justification. Can you justify why we will say Mohan account will go into the liability? क्यों होगा? जस्टिफिकेशन कीजिए, जस्टिफाई कीजिए। सॉरी, देखिए चीजों को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। जस्टिफिकेशन क्लियर कीजिए। लाइबिलिटी किसके लिए है, मोहन के लिए या तारा एंटरप्राइजेस के लिए? क्यों तारा को देना है पैसा? मोहन से उसने सामान लिया 50,000 का, लेकिन मोहन को पेमेंट तारा ने किया नहीं। तो जब तक पेमेंट नहीं करता है तब तक तो लाइबिलिटी इसकी बढ़ती जाएगी नहीं। तो बात की बात है, स्टेप थर्ड में आएंगे। फिलहाल वी कैन से मोहन अकाउंट विल गो इनटू लाइबिलिटी, LIABILIEY, लाइबिलिटी। स्टेप थर्ड, apply the rule of credit and debit। वर्क करने लगती है विदाउट कंट्रोलिंग। अप्लाई द रूल ऑफ क्रेडिट एंड डेबिट। अब जल्दी बताइए क्या होगा? व्हाट? Why we can say asset will be increased? Justify कीजिए। Of course, because you are receiving the goods. That means, और ये बात सही है कि आपने उधारी पे लिया, लाइबिलिटी आपने पेमेंट नहीं किया, लेकिन सामान तो लिया ना, तो गुड्स आपके लिए क्या हुआ? Of course, that will be increased. So here we can say purchase account, purchase
परचेज अकाउंट एसेट, एंड एसेट क्या हो रहा है? इंक्रीज। सो increase in asset. Already I have discussed about the table rule. Increase in asset debit, decrease in asset credit. बता चुके हैं ना? So here increase in asset equal to debit. So यहाँ पे परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा? क्लास परचेज अकाउंट क्या हो जाएंगे? Yes या no? And secondly we will see मोहन अकाउंट क्या होगा? लायबिलिटी। देखिए अकाउंट का नेचर को आइडेंटिफाई करना और नेचर आइडेंटिफाई के बाद जस्टिफिकेशन करना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक नेचर आइडेंटिफाई नहीं होगा तब तक आप जस्टिफाई भी नहीं कर पाएंगे कि यह इंक्रीज होगा। और so here you can say Mohan account will go into the liability and liability will be पैसा जब तक आप नहीं दीजिएगा तो लाइबिलिटी तो आपको बढ़ती जाएगी ना। ऑफ कोर्स दैट विल बी इंक्रीज। सो हियर इंक्रीज इन लाइबिलिटी। अगर यही पैसा दे देता, अगर तारा इंटरप्राइजेस अगर उसने पेमेंट कर देता तो लाइबिलिटी इंक्रीज होता है या डिक्रीज? डिक्रीज। जब आप पेमेंट कर दिए तो आपकी लाइबिलिटी घट गई ना, बट यहाँ तो पेमेंट किया ही नहीं इसने, तो ऑफ कोर्स दैट विल इंक्रीज द लाइबिलिटी। सो इंक्रीज इन लाइबिलिटी, टेबल रूल, इंक्रीज इन लाइबिलिटी क्या होता है? क्रेडिट। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे आसानी से कैन बी पोस्ट द एंट्री। मैं एक एक करके आपको तोड़ तोड़ के बता रहा हूँ गहराई में जाके, ताकि ट्रांजेक्शन को आप समझे। एक बार में पोस्टिंग कर सकते थे, लेकिन ऐसे तो आप नहीं समझ पाएंगे ना। एक एक को मैं एक क्लासिफिकेशन करके, ब्रेक करते, डिकम्पोज करते हुए बता रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाए। ट्रांजेक्शन को तोड़ तोड़ के एक एक पार्ट, जब तक ट्रांजेक्शन अकाउंट का नियम जस्टिफिकेशन, अकाउंट की एक परिभाषा ही, अकाउंट में जस्टिफिकेशन का होना बहुत लाजमी। विदाउट जस्टिफिकेशन आप क्रेडिट और डेबिट को डिसाइड करिए। सो हियर वी कैन राइट डेट। डेट में क्या है? कौन सा डेट है? उसमें आएंगे 2000, तो जो भी डेट हो 2016। पार्टिकुलर एलएस लेजर फोलियो डेबिट क्रेडिट। यस क्या ना, इसको आप डीआर भी शॉर्ट लिख सकते हैं और डीआर। अब अकॉर्डिंग टू दिस क्या होगा? यहाँ पे लिखेंगे बुक ऑफ, किसका अकाउंट है? तारा एंटरप्राइजेस ना। तो सब में नहीं, एक बार जब आप कर दिए तो उसी में पोस्टिंग हो जाएगा, बट यू मस्ट राइट बुक ऑफ तारा एंटरप्राइजेस, बुक ऑफ तारा एंटरप्राइजेस अकाउंट। किसका अकाउंट? तारा एंटरप्राइजेस का अकाउंट। अब देखिए तो अब आसानी से इसमें डेबिट कौन है? परचेज अकाउंट। इसका डेट क्या है? 5th। हियर वी कैन राइट अप्रैल 5th। यस या नो? व्हाट? परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट। Yes या no? And here we must write here. And to what? Mohan.
Why we will write Mohan account? Because so here we will write नारेशन क्या होगा? नारेशन तो मीनिंग क्लियरफाई करेगा ना, क्या नारेशन होगा? बी, हाँ आप सोचिए क्या हो सकता है? नारेशन सोचना जरूरी है, क्या हो? ऑफकोर्स मोहन करने की जरूरत नहीं है, अब क्लियरफाई है, बिल्कुल ऑफकोर्स क्या कहेंगे? बीइंग गुड्स परचेज, being goods purchased on simple and here we can include, अब इसे हम आसानी से बंद कर सकते हैं ना क्लास? यस या नो? बिट्टू कुमार क्लियर है? तो क्या है इसे बहुत ही इजीली एंड हाउ मच अमाउंट, परचेज में कितना अमाउंट है? 50,000 रुपए. So here we can write in 50,000 and in Mohan account that will go into liability, it will also. कोई डाउट? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बताइए जल्दी जल्दी, डू फास्ट. अब इसको हटा देते हैं, एक सेकेंड. ट्रांजेक्शन नंबर कितना? ट्रांजेक्शन नंबर है T3, थर्ड ट्रांजेक्शन. इसी में एडजस्ट कर देंगे तो तभी हो जाएगा. ओके क्लास, चलो. एंड देन हियर हाँ ट्रांजेक्शन बोलिए क्या है? अप्रैल, अप्रैल से, हाँ स्टेशनरी, STATIONARY, स्टेशनरी परचेज, स्टेशनरी परचेज फॉर कैश, स्टेशनरी परचेज फॉर कैश of ₹4,000. हाँ बहुत इजी. 6 अप्रैल को ऑन 6 अप्रैल को क्या हो रहा है? Who is purchasing, what purchasing, how much and which mode, ऐसे छोड़ के समझना. जस्ट so here of course we will write first account, क्योंकि मैंने आपको बता दिया अगर सामान का नाम पता चल जाए, अगर खरीदा हुआ सामान का नाम क्लियरफाई हो जाए तो फिर परचेज अकाउंट कौन हो जाता है? क्या अकाउंट बन जाएगा? स्टेशनरी अकाउंट. सो हियर वी विल राइट फर्स्ट इज स्टेशनरी अकाउंट, स्टेशनरी अकाउंट, एंड सेकेंड
कैश ऑफ कैश एंड सेकेंड आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ अकाउंट। स्टेशनरी अकाउंट का नेचर क्या होगा? व्हाट इज द नेचर ऑफ स्टेशनरी अकाउंट? व्हाट इज द नेचर ऑफ स्टेशनरी अकाउंट? एक्सपेंस होगा। यही अकाउंट मैंने पहले ही बताया कि जब तक आप चीजों को एनालाइज करना नहीं सीखेंगे, जस्टिफिकेशन कीजिए, हु इज परचेजिंग, व्हाट परचेजिंग। तो स्टेशनरी में क्या आता है? कॉपी, कलम, किताब, यही है ना स्टेशनरी। तो सामान आपके पास आ रहा है ना, स्टेशनरी आपके लिए क्या होगा? एसेट। एसेट क्या होगा? इंक्रीज। इंक्रीज इन एसेट क्या होगा? डेबिट हो जाएंगे। तो यह स्टेशनरी आएगा कब? वेन स्टेशनरी विल कम। कब आएगा स्टेशनरी? जब पैसा पेमेंट कीजिएगा तब ना। बिना पैसा दिए हुए थोड़ा आ जाएगा। तो क्या है, बिना पैसा दिए अगर आएगा तो लाइबिलिटी चला जाएगा। बट यहाँ पे बात हो चुकी है ऑलरेडी कि 4,000 रुपया उसने कैश दिया है। किसने? हु हैव गिवन? सारा। टू हूम? पता नहीं, कोई कंसर्न पर्सन को 4,000 रुपया उसने कैश में दिया। कहा कि आप मुझे इतने का स्टेशनरी दे दो, किताब, कॉपी, सामान, स्टेशनरी। तो ऑफकोर्स पैसा देगा तब ना उसको पेन, कॉपी, बुक्स मिलेंगे। सो हियर स्टेशनरी अकाउंट विल बी ऑफकोर्स एसेट एंड कैश अकाउंट आल्सो एसेट। ए बी एसेट, ए बी। अप्लाई द रूल ऑफ क्रेडिट एंड डेबिट। तो हियर स्टेशनरी अकाउंट क्या हो रहा है? जस्टिफिकेशन दीजिए, क्यों इंक्रीज हो रहा है? हाँ, वेरी गुड। आपको क्या हो रहा है आपके साथ? यह आ रहा है। तो इंक्रीज इन एसेट, तो इजिली आप हियर यू कैन राइट स्टेशनरी काम क्या हो जाएगा? यस एंड ऑफ कोर्स लुक एट द बोर्ड एंड कैश अकाउंट। और यहाँ पे एक स्टेशनरी अकाउंट लिखना छूट गया, यहाँ पे ऐसे कर दीजिए। स्टेशनरी कैश अकाउंट क्या होगा? ये पैसा देगा। अब तो डिक्रीज इन एसेट क्या होगा? तो आसानी से easily we can push the transaction into the journal account. So take April debit क्या है? So here we will write stationery account। क्या लिखेंगे? What we will write? And to cash account। ये क्या? कुछ नहीं, तो अंडरस्टूड। बट व्हाट विल बी नरेशन? नरेशन क्या होगा? बीइंग स्टेशनरी परचेज और यानी जो सामान खरीदा गया किस मोड में? कैश मोड में। एंड हियर कितना का सामान है? हाउ मच? 4,000, 4,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन प्लस क्या ट्रांजेक्शन? क्या सेमिनार ट्रांजेक्शन लिख लेंगे। बोलिए। अप्रैल 10। हाँ, क्या हो रहा है अप्रैल 10 को?
ओपन अ बैंक अकाउंट, हाँ बोलिए बैंक अकाउंट, ओपन अ बैंक अकाउंट विथ कोटक महिंद्रा, ओपन अ बैंक अकाउंट विथ कोटक महिंद्रा, जस्ट ए मिनट, ओपन अ बैंक अकाउंट विथ कोटक महिंद्रा by depositing cash of rupees 1 lakh or rupees 1 साई दाई शंकरा 1010 लाख। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्शन, यानी कि बैंक अकाउंट हु हैज ओपन द बैंक अकाउंट, किसने बैंक अकाउंट खोला, किस बैंक के साथ बैंक अकाउंट खोला गया है, कितने का अकाउंट ओपन किया गया है, किस बोर्ड में किया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको एनालाइज कीजिए कि कौन कौन अकाउंट इसमें इन्वॉल्व होंगे। कैश तो एक होगा नहीं, और अगर बैंक यहाँ पे रहता, अगर यहाँ पे बैंक का नाम नहीं होता तो बैंक अकाउंट होता, बट यहाँ पे इट इज क्लियरली स्पेसिफाइड कि जो बैंक अकाउंट खोला जा रहा है तारा इंटरप्राइजेस के द्वारा, कौन बैंक के साथ, कोटक महिंद्रा। सो हियर वी मस्ट राइट कोटक महिंद्रा बैंक, कोटक महिंद्रा। What we will write? Kotak Mahindra. So first we will write, identify the account में, first we will write Kotak Mahindra account, Kotak Mahindra account, and second is, and what is the nature, नेचर क्या होगा इसकी, इसके नेचर क्या होंगे, इनके बाद कोटक अकाउंट का, कोटक महिंद्रा बैंक का अकाउंट का नेचर क्या होगा, व्हाट इज द नेचर ऑफ कोटक महिंद्रा अकाउंट, कोटक महिंद्रा बैंक अकाउंट का नेचर क्या, ये हाँ क्या होगा नेचर, आर्टिफिशियल तो है लेकिन आर्टिफिशियल में नेचर क्या होगा, क्या अकाउंट है, समझ का विषय है अकाउंट, बहुत लॉजिकल पेपर होता है अकाउंट। एनालाइज कीजिए, जस्टिफिकेशन, लिटरेचर नहीं है कि जैसे तैसे करके निकल जाइएगा, सोचिए क्या हो सकता है, एनालाइज कीजिए कि क्या हो सकता है, व्हाट विल, ट्रांजेक्शन पे जाइए, ट्रांजेक्शन को समझिए। ओपन अ बैंक अकाउंट, दैट मीन्स हु हैव ओपन द बैंक अकाउंट, तारा इंटरप्राइज। तो तारा यह बैंक अकाउंट जो है किसका, तारा का, खोलने वाला कौन, तारा इंटरप्राइज, बैंक कौन, कोटक महिंद्रा। तो ठीक है, लेकिन पैसा जमा करने वाला भी कौन, तारा। अब बैंक अकाउंट भी किसका, तारा का। तो यहाँ पे तारा का पैसा उसके अकाउंट में ही तो जमा हो रहा है ना, तो तारा के लिए एसेट नहीं होगा, ऑफ कोर्स एसेट। द कोटक, here we can say कोटक महिंद्रा बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, दैट विल गो इनटू द एसेट। और कैश अकाउंट भी क्या है, ऑलरेडी वी नो अबाउट एसेट, दोनों एसेट। किस तरह का एसेट है, दोनों करेंट एसेट। अब अप्लाई द रूल, अब आप पॉकेट में पैसा लिए, आप अपना पैसा लेके बैंक में गए, डिपॉजिट किए, तो डिपॉजिट किए तो दूसरा के अकाउंट में थोड़े किए, आपके पॉकेट से निकला तो वहां डिक्रीज हो गया, लेकिन आया तो फिर आपके ही अकाउंट में ना, यस जानो।
पैसा आया तो आपके ही अकाउंट में, पॉकेट से निकला, डिपॉजिट कैश जमा हुआ, फिर आगे आपके अकाउंट. तो ऑफ कोर्स what is the nature of the Kotak Mahindra? That will go into the asset and that will increase. And of course we know very well increase in asset and here cash account will be कितना आसान. So here first we will write, इससे यहाँ पे लिखेंगे here ट्रांजेक्शन का डेट कौन सा है, 10th अप्रैल. कोटक महिंद्रा अप्रैल 10, कोटक महिंद्रा डेबिट. एंड हियर वी विल राइट बीइंग. नरेशन क्या होगा इसके, इनके नरेशन क्या होंगे बताइए. व्हाट इज द नरेशन ऑफ दिस ट्रांजेक्शन? बीइंग क्या, हाँ वेरी गुड, बीइंग ओपनिंग बैंक अकाउंट, बीइंग बैंक अकाउंट ऑन, यानी जो बैंक अकाउंट ओपन खोला गया है किस मोड में, कैश मोड में. कोई डाउट, समझ में आ गया. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की ओर चलते हैं, बताइए जल्दी से. दोपहर अप्रैल, ये सब बना लेंगे. जो टफ लगे हम इंश्योरेंस वाला शुरू करते हैं. 12 बता देंगे, नहीं तो 11 12 एक दूसरे से रिलेट है. 11 को भी कराना होगा. जो हर ट्रांजेक्शन एक दूसरे से रिलेट होता है, एक चीज ध्यान दीजिएगा, हर ट्रांजेक्शन एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है. चलिए हाँ बताइए क्या है 11 का क्वेश्चन. अप्रैल 11 गुड्स sold to Sia manufacturers, goods sold to Sia manufacturers on credit for rupees 50,000 रुपए, है ना. अब देखिए गुड सोल्ड, who had sold, what sold, good, how much, in which mode, to whom, but Sia had given the amount. So here we are capable. तो फर्स्ट अकाउंट क्या होंगे, यस बोलिए. देखते हैं क्या होता है. हाँ बोलते चलिए. सेल्स अकाउंट और जो सेकेंड, सपोज फर्स्ट हमने लिया सिया मैन्युफैक्चर, यहाँ पे लिखते हैं सर, सिया मैन्युफैक्चरर, MANUFACTURER, Sia manufacturer account and second sales account. Sales. Okay. What is the nature of Sia manufacturer and what is the nature of sales? Sales asset हुआ और Sia manufacturer. पहले ध्यान से सुनिए. गुड्स सोल्ड टू, हु हैड सोल्ड, किसने बेचा, किसको बेचा, कितने का बेचा, किस मोड में बेचा. तो सिया मैन्युफैक्चर क्या होगा,
देखिए एक्सपेंसेस तो कर सकते हैं, कैटेगराइज ये भी तरीका है। किया मैन्युफैक्चरिंग को, उसने सामान दिया तो पहले तो जिसका जिसका नेचर है वो क्लेरिफाई करिए। तो पहले तो सेल्स का नेचर क्लेरिफाई है कि एसेट है, अंडरस्टूड है। किया मैन्युफैक्चरिंग, सेकेंड इज, अब देखिए सेल्स अकाउंट क्या होता, अगर किया मैन्युफैक्चर को अगर हम एसेट की तरह ट्रीटमेंट करते हैं, एक सपोज है एक्सपेंस, लेकिन अभी हम इसका ट्रीटमेंट एक पैटर्न बदलते हैं अकाउंट का, ऐसा भी हो सकता है। अकाउंट्स में जरूरी नहीं कि जो आप सोच रहे हो सही है, एक दो और आप जस्टिफिकेशन कीजिए और क्लेरिफाई कीजिए कि क्या उस पे जा सकता है। सपोज मैंने यहाँ पे किया मैन्युफैक्चरर्स को एसेट कर लिया, और एसेट हम अगर इंक्रीज कर देते हैं, इंक्रीज इन एसेट हमारा डेबिट हो जाता है, और सेल्स अकाउंट को हम एसेट, और सामान हमारा जा रहा है, डिक्रीज इन एसेट। एक तरीका ये भी तो है। इंक्रीज इन एक्सपेंसेस क्या होगा, डेबिट ना। अगर एक्सपेंस मतलब ये कहना चाह रहा हूँ कि आप किया मैन्युफैक्चर को एक्सपेंस की तरह ट्रीटमेंट करते हैं और इसको करते हैं एसेट की तरह, तो यहाँ पर नेचर चेंज होने से और अप्लाइड रूल बदल जाने से चीजें भी बदल जाएगी। लेकिन यहाँ पे ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग हम लोग एसेट नहीं, क्यों नहीं लिखेंगे एसेट, बिकॉज सामान दिया जा रहा है, यू आर सेलिंग, आपको मिल थोड़े रहा है कुछ, तो जब मिल नहीं रहा है तो खर्चा जा रहा है ना, इसकी जरूरत क्या। मैं इसलिए समझाया कभी कभी इस तरह से कंफ्यूजन आएंगे, ऑन दैट टाइम मस्ट पे कर दिया। तो किया मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्या हो जाएगा, इस किया ने पेमेंट नहीं किया ना। एसेट अगर हम लिखते हैं तो एसेट कब होता है, इंक्रीजिंग। इंक्रीज कब होगा, जब आएगा। आया कहाँ, यहाँ तो सब जाहिर है, सामान बिक गया, पैसा बिक गया, तो सामान तो गया तो डिक्रीज इन एसेट, पैसा गया तो एक्सपेंसेस बढ़ा। तो ऑफकोर्स here we can say that will go into the debit, of course we can write, है ना। अब देखिए इसको इनकी बार बार करने की जरूरत नहीं, आप समझ सकते हैं। हम नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की ओर चले, अब आप कर सकते हैं ना। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बताइए, क्योंकि टाइम हो रहा है नेक्स्ट बैच का। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, अप्रैल 12 अप्रैल, 12 अप्रैल को क्या हुआ है, 12 अप्रैल को 12 अप्रैल यानी अप्रैल 12, अप्रैल 12, बोलिए। received the check of rupees 50,000, 50,000 रुपए, received the check of rupees 50,000 from Kia manufacturer, प्रश्न समझने की चीज है। उस समय उसने पेमेंट नहीं किया, बट अब किया ने क्या किया, पेमेंट टू whom, हाउ मच, इन विच मोड। तो चेक तो किसी बैंक का ना होगा, तो कभी भी चेक अकाउंट, चेक पर जो चेक होता है, चेक तो किसी बैंक का ही होता है ना। यस या नो, यस या नो, कोई दिक्कत। सो हियर वी विल राइट फर्स्ट अकाउंट क्या होंगे, आइडेंटिफाई द अकाउंट, आइडेंटिफाई द अकाउंट। नंबर 1 कोटक महिंद्रा, कोटक महिंद्रा बताते हैं अकाउंट समझाते हैं, कोटक महिंद्रा अकाउंट एंड सेकेंड किया
मैन्युफैक्चरर, सिया मैन्युफैक्चरर, मेरे अकाउंट है, ये समझ का विषय है, लॉजिकल पेपर होता है अकाउंट, ध्यान देंगे। देखिए, रिसीव्ड द चेक, हु इज रिसीविंग, हु हैव रिसीव्ड, तारा इज रिसीविंग, तारा चेक को रिसीव कर रहा है। आप चेक को रिसीव करके क्या कीजिएगा, बक्सा में रखिएगा कि बैंक में रखिएगा? क्योंकि चेक आपको दिया है तो चेक क्लियरेंस कराने तो क्या है, कहीं ना कहीं ये चीजें तो होंगी ना, यस या नो? तो यहाँ पे चीजें इम्पैक्ट कर रही हैं। चेक दिया किसने? यानी टू हूम, वो तारा को। तारा उस चेक को अपने बॉक्स में, अपने संदूक में जाकर रखेगा कि बैंक में? तो बैंक में, जिस बैंक में उसका खाता अकाउंट ओपन किया है उसी बैंक में ना। बैंक का नाम क्या? कोटक महिंद्रा। चेक क्लियरेंस कराने के लिए कहाँ जाएगा वो? कोटक महिंद्रा बैंक में। चेक किसी बैंक का हो उससे कोई मतलब नहीं है। आप उस चेक को लेकर, जहां आपका बैंक अकाउंट है, आपने क्या किया? चेक को डिपोजिट किया। दैट मीन्स यू हैव डिपोजिट द चेक। अब बैंक में आपने किया तो बैंक का नाम आ जाएगा ना, कोटक महिंद्रा बैंक, एंड सेकेंड सिया मैन्युफैक्चरिंग। तो यहाँ पे व्हाट इज द नेचर ऑफ कोटक महिंद्रा? कोटक महिंद्रा होगा ना। कोटक महिंद्रा का नेचर क्या होगा? क्योंकि पैसा 50,000 का चेक दिया है, तो चेक आप डिपॉजिट करेंगे तो चेक क्या क्लियरेंस नहीं होगा? तो 50,000 रुपया आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा कि नहीं होगा? ऑफ कोर्स, इफ योर चेक क्लियर, यदि आपका चेक क्लियर होता है तो अमाउंट तो क्रेडिट हो गया। तो ऑफ कोर्स वी कैन से कोटक महिंद्रा बैंक अकाउंट विल बी एसेट। अभी नेचर इंक्रीज डिक्रीज सेकेंड पॉइंट समझ जाएंगे, फिलहाल हम लोग इस चीजों को समझेंगे। कोटक महिंद्रा बैंक अकाउंट, सेकेंड। अब सिया मैन्युफैक्चरर, सिया मैन्युफैक्चरर क्या होगा तारा एंटरप्राइजेस के अकॉर्डिंग? दो फास्ट, बताइए क्या होगा? थिंक अबाउट, विचार कीजिए, सोचिए। व्हाट विल बी ट्रू? अगर पैसा आ रहा है तो किसके बुक ऑफ अकाउंट में? तारा एंटरप्राइजेस के अकाउंट में। तो 50,000 का सामान लिया था ना उसने, किसने किया? किया। तो अब जो है यहाँ पर किया की लाइबिलिटी बढ़ेगी कि घटेगी? पैसा दे दिया तो लाइबिलिटी समाप्त। उस समय उसने पैसा नहीं दिया था तो लाइबिलिटी क्या हो गई थी? बढ़ गया। अब लाइबिलिटी क्या हो गया यहाँ पे? डिक्रीज इन लाइबिलिटी, क्रेडिट, यही ना होता है टेबल रूल। डिक्रीज इन लाइबिलिटी क्या होते हैं? नहीं, इंक्रीज इन लाइबिलिटी क्रेडिट, और डिक्रीज इन लाइबिलिटी डेबिट होता है। अब इसका मतलब लाइबिलिटीज में होंगे, क्या होंगे सोचिए? कहाँ पे? कोटक महिंद्रा तो एसेट इंक्रीज कर गया, सिया मैन्युफैक्चरर क्या हो? ऑफकोर्स डिक्रीज हुआ, तो उसका तो घटेगा नहीं। बट आप यहाँ पे कह सकते हैं सिया मैन्युफैक्चर को हम बुक ऑफ अकाउंट किसका मैनेज कर रहे हैं? तारा का ना। तो सिया से हमको थोड़ी करना है, तो तारा से करना है। तारा एंटरप्राइजेस के अकॉर्डिंग सिया मैन्युफैक्चर अकाउंट का नेचर क्या हो जाए? रिसीव्ड अ चेक ऑफ रुपीज। तो देखिए, पैसा तो आया, पैसा तो आया, ऑफकोर्स यू कैन से, बट सिया का ट्रीटमेंट क्या करेंगे? मस्ट थिंक। तो सिया के लिए इनकम नहीं हुआ,
पैसा दिया तो माध्यम तो स्रोत बना ना सिया। यहाँ पे हियर वी कैन से सिया मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट विल बी इनकम। अब यहाँ पे ये अकाउंट है, जो सोचते हैं वो होता नहीं है, बहुत लॉजिकली सोचना पड़ेगा। एंड हियर वी कैन से कोटक महिंद्रा बैंक अकाउंट विल बी इंक्रीज। कोटक महिंद्रा क्योंकि चेक क्लियर होगा, तो चेक क्लियर होगा तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो कोटक महिंद्रा दैट विल इंक्रीज इन एसेट डेबिट। एंड हियर सिया मैन्युफैक्चर क्या हुआ, इनकम। तो इंक्रीज इन इनकम क्या होते हैं, आपको यस या नो। तो क्लास यहाँ तक हम लोगों का चलो हो गया। अप्रैल 13 जल्दी से लास्ट बताएंगे क्योंकि नेक्स्ट बैच के टाइम ऑलरेडी हो चुके हैं। हियर वी विल सी इन अप्रैल 13 क्या हो रहा है। 13 अप्रैल को अप्रैल 13, हाँ बोलिए। इंश्योरेंस पेड बाय चेक, इंश्योरेंस पेड बाय चेक रुपीज, बस इतने ही है। जब बहुत पता ही नहीं चल रहा है। मैं इन लास्ट क्लास ऑलरेडी आई सेड टू यू कि इसलिए आप ये कह रहा है कि उसने इंश्योरेंस पेमेंट किया है, प्रीमियम इंश्योरेंस का जो अमाउंट बना होगा, लेकिन उसने पेड पैसा एजेंट को दिया। एजेंट का काम क्या होता है, पैसा को कलेक्ट करना, है ना। तो अब यहाँ पे क्लियर तो नहीं है कि वो एजेंट कलेक्ट कर रहा है या डायरेक्ट दिया है, लेकिन एक कन्फर्म है कि तारा एंटरप्राइजेज ने इंश्योरेंस का पैसा जो दिया, कितने का इंश्योरेंस का पेमेंट किया है उसने, 10,000 रुपया। इन विच मोड, यानी उस एजेंट को कैश में पैसा नहीं दिया। कैश में ऐसे देना भी नहीं चाहिए, नहीं तो एजेंट का पैसा का बहुत घोटाला कर देता है ना। इसलिए चेक देने से क्या होता है, आपका सिक्योरिटी, आपकी सुरक्षा ज्यादा बढ़ जाती है। तो क्या हुआ, तारा इंटरप्राइजेज ने उस एजेंट को चेक के द्वारा चेक दिया, 10,000 रुपए का चेक दिया और कहा कि मेरा प्रीमियम। हाउ मेनी अकाउंट्स इन्वॉल्व इन दिस ट्रांजेक्शन। अब एजेंट गड़बड़ी करेगा, नहीं कर सकता है। चेक को कैसे गड़बड़ करेगा, अगर कैश रहेगा तो पैसा को इधर से उधर एजेंट कर देता है ना, लेकिन अगर कोई चेक देगा तो चेक तो सिर्फ किसके नाम से होगा, LIC के नाम से है तो LIC के नाम से चेक होगा, कि उस एजेंट के नाम से थोड़ा चेक होगा, नहीं ना होगा। आप पेमेंट किसको कर रहे हैं, LIC को कर रहे हैं कि उस एजेंट को कर रहे हैं। एजेंट तो एजेंट है, उसका काम है बस पेमेंट प्रीमियम को भरना, आपको इंफॉर्मेशन देना, बताना, बस यही वर्क है ना। लेकिन पेमेंट आप उस एजेंट के नाम से नहीं कर रहे हैं। पेमेंट किसके नाम से किया गया, LIC के नाम से किया गया, इंश्योरेंस कंपनी के नाम से किया गया। कितने रुपए का इंश्योरेंस कंपनी के नाम से किया गया, 10,000 रुपए का किया गया। अब एजेंट चाह कभी गलती, घोटाला, गड़बड़ी नहीं कर सकता है। अब देखिए कैसे पकड़ते हैं। तो इंश्योरेंस पेड बाय चेक ₹10,000। हाउ मेनी अकाउंट, अब कंपनी अकाउंट इन्वॉल्व होगा। थिंक अबाउट, एक तो होगा इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट में पैसा 10,000 का हो सकता है, हर महीने का उसका प्रीमियम हो, क्वार्टरली हो, तिमाही, छमाही, वार्षिक, अर्धवार्षिक, हर तरह से हो सकता है ना। क्वार्टरली, एनुअली प्रीमियम को जमा, जैसे आप इंश्योरेंस कराते हैं तो इंश्योरेंस का एक प्रीमियम भी बनता है ना। वह एजेंट आपको क्या कहता है कि सर आपका यह इंश्योरेंस है, ये पॉलिसी है और आपको साल का आप प्रीमियम कराना चाहेंगे, एनुअल का प्रीमियम कराना चाहिएगा, या आपका क्वार्टरली कराना चाहेंगे, या आपका हाफ ईयरली कराना चाहेंगे। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपका पेमेंट का मोड कैसे आप देने में सक्षम है। यह एजेंट डिसाइड नहीं करेगा कि आपको 3 महीना वाला सिलेक्ट करना है कि 6 महीना का करना है,
कि 1 ईयर का करना है। इसका डिसीजन कौन लेगा? हु विल डिसाइड? कस्टमर ना। वो अपना पहले पॉकेट देखेगा कि एजेंट की बातों में आ जाएगा, वो एजेंट की बातों में नहीं आएगा। वो क्या करेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल ही विल सी पॉकेट, अपने पॉकेट को देखेगा और देखेगा कि मेरा बजट क्या है, मैं 6 महीना पे प्रीमियम को पे करने में सक्षम हूँ कि साल भर में हो गए। सो हियर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब महत्वपूर्ण क्या हुआ कि यहाँ पर एक अकाउंट बना, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट। अब चेक जो आप दीजिएगा तो चेक किसी बैंक का ही ना चेक देंगे कि आप अपने नाम, आपका नाम होगा, लेकिन चेक आपके घर से थोड़े बना है। वो एजेंट जो है, वो एजेंट अपने घर से थोड़े पॉलिसी देगा, तो एजेंट है किसका? उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम। So here they will write insurance premium, insurance premium, insurance premium account। एंड अब कोटक महिंद्रा ने क्या किया? तो तारा इंटरप्राइजेज ने क्या किया? चेक दिया। कितने का चेक दिया एजेंट को? 10,000 का। अब 10,000 का चेक दिया तो चेक किसका दिया होगा? बैंक का अपना। उसका बैंक अकाउंट किसमें ओपनिंग हुआ था? कोटक महिंद्रा बैंक में। तो चेक किसका रहेगा? कोटक। वेरी गुड। तो हियर वी विल राइट कोटक महिंद्रा, कोटक महिंद्रा। यस, चेक कभी भी चेक नहीं लिखा जाता है, चेक अकाउंट नहीं होता है। हाँ, अच्छा, अंडरस्टूड है ना कि चेक जब भी काटेगा तो नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखना होगा। चेक किसका? कौन बैंक का? कोटक महिंद्रा। बैंक अकाउंट किसने ओपन किया? तारा ने। चेक कौन दे रहा है? तारा ने दे रहा है। तो तारा को उस एजेंट से क्या लेना देना है? एजेंट से कोई मतलब नहीं, वो एजेंट तो बस एजेंट का काम कर रहा है। हम चेक जब भी काट के देंगे एजेंट के नाम से थोड़े चेक देंगे, एजेंट का पूरा घोटाला पैसे लेकर खा जाएगा। तो क्या होगा? LIC के नाम से दिया जाएगा या जिस इंश्योरेंस कंपनी के नाम से है। तो बैंक जब भी चेक काटेगी कोटक महिंद्रा, कोटक महिंद्रा बैंक। यस या नो? अब इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट और कोटक महिंद्रा बैंक अकाउंट, अब दोनों का नेचर क्या होगा? जल्दी से डू फास्ट, डू फास्ट, जल्दी डू फास्ट। कोटक महिंद्रा एंड सेकेंड इज इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम। ठीक है बाब। अब देखिए, पैसा आपका इंश्योरेंस पेड कर रहा है। लुक एट इधर भी, इंश्योरेंस का पैसा, पैसा आप एजेंट को दे रहे हैं, तो एजेंट आपका पैसा वो अपने घर में रखेगा, अपने पॉकेट में रखेगा। रखने वाला तो एजेंट रखता है, लेकिन आपको उससे क्या मतलब? आपको तो रिसीविंग से मतलब हो। वो घर में रखे एजेंट या उस पैसा का कुछ कर। आप क्या करते हैं? आप सीधा जान रहे हैं कि मेरा प्रीमियम 10,000 रुपया जमा हो गया, तो आपके अकाउंट में जमा होते हैं। यानी पैसा आपका एक जगह से निकल रहा है, लेकिन घूम के फिर आप तो आप ही के पास रहा है ना। इंश्योरेंस किसका? आपका। तो प्रीमियम कौन भर रहा है? वो पेइंग द प्रीमियम। प्रीमियम कौन भर रहा है? आप भर रहे हैं। तो पैसा किसके अकाउंट में आएगा? आप ही के ना। तो इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट क्या हो जाएंगे? इंक्रीज। यानी कि हियर वी कैन से दैट विल बी एसेट। पैसा आपका 5 साल के बाद कहते हैं ना क्या, जैसे आप पॉलिसी जब लेते हैं तो एक टेन्योर फिक्स करना होता है। व्हेन यू विल परचेज द पॉलिसी, ऑन द टाइम यू विल डिसाइड द टेन्योर। आप एक अवधि लेते हैं कि 5 साल के लिए, 2 साल के लिए, 10 ईयर्स के लिए। हर तरह की पॉलिसी का अलग अलग प्लान है, हर पॉलिसी का अलग अलग टेन्योर होता है। तो आपने अगर 10,000 रुपया पर ईयर आपने किया, 6 मंथ्स में किया, 40 में, तो आपका 10 साल में जो अमाउंट है
आपका जो बेसिक है वो तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन आपको मैच्योरिटी नहीं मिलेगी। आप इंश्योरेंस खरीदते हैं क्यों पॉलिसी खरीदते हैं? कोई पर्सन पॉलिसी क्यों खरीदता है? 2 रुपया एक्स्ट्रा मिले, नंबर 1, लाइफ का कवर हो, नंबर 2, यानी कि आप भी सुरक्षित रहें और आपको पैसा भी एक्स्ट्रा मिले। जो पैसा आपने जमा किया वो तो बेसिक आपका रहेगा, और मैच्योरिटी जो आपकी बनेगी और टोटल जितने आपके बनते हैं वो टोटल आपको सब 2 रुपये। कोई भी पॉलिसी क्यों खरीदेगा? अगर हम 5 साल के लिए, 5 ईयर्स के लिए या 10 ईयर्स के लिए पॉलिसी लिए तो क्यों परचेज करते हैं? अगर 10 लाख रुपया जमा कर रहे थे, सीधी सी बात है 15 लाख रुपया मिलनी चाहिए। यही ना सिंपल कंसेप्ट है कि आपने 1 लाख रुपया जमा किया तो आप उम्मीद करते हैं 1.5 लाख रुपये मिले या 1 लाख, जो भी अमाउंट जो मैच्योरिटी कैलकुलेट होता है वो एजेंट बताता है, लेकिन एजेंट कंफर्म क्लियरली नहीं बताता है। उन लोग का अपना कमीशन भी उसमें छुपा रहता है, बहुत हिडन पार्ट है। एक ऐसी चीज है कि जो कस्टमर को पता नहीं, और बहुत सारे एजेंट ऐसे हैं कि पॉलिसी किसी और का और सेल किसी और का और पेमेंट किसी और का। बाद में उस कस्टमर को पता चलता है कि हमारा पॉलिसी गया है। अब कम गया है, जब से ऑनलाइन हुआ है तो अब एजेंट सब गड़बड़ी कम कर रहे हैं। पहले एजेंट सब क्या करता था, बहुत पॉलिसी को बेचारा जो जानकार नहीं है, जिसके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, उसकी पॉलिसी को उससे प्रीमियम भी ले लेता था। बहुत सारी तरह से फ्रॉड का काम पहले एजेंट, जितने भी मैक्सिमम एजेंट्स हैं वो लोग फ्रॉड का काम। जब से ऑनलाइन हो गया तो एक फ्रॉड का सिस्टम बंद हो गया, यानी कि अब एजेंट चाह कभी गलती नहीं कर सकता, क्योंकि हर चीज एवरीथिंग आर कंप्यूटराइज है ना। अब देखिए यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक क्या हो गया, ऐसे तो आपने पैसा, तो पैसा आपका जा रहा है, तो यहाँ पे हियर वी कैन से कोटक महिंद्रा क्या हो जाएगा, देखिए चूंकि चेक आपने दिया ना, चेक तो आपने दिया तो पैसा आपके गया, लेकिन इंश्योरेंस प्रीमियम में तो पैसा आपका आ गया ना। आपका 5 ईयर्स के बाद या 10 ईयर्स के बाद वो पैसा आप ही को नहीं मिलेगा कि एजेंट को मिल जाएगा। अब ध्यान नहीं रखिएगा तो एजेंट आपका पैसा ले लेगा, ये वो करता है, एक से एक बड़ा एजेंट सब। तो इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट क्या हो जाएगा, आपका 10 ईयर्स भी आपको पैसा मिलेगा ना, तो इंक्रीज इन एसेट नहीं हो जाएगा। एक चेक से पैसा गया और फिर उधर से घूम के आ ही तो रहा है ना आपके पास, आपका पैसा आप ही के पॉलिसी में जमा हो रहा है ना। एसेट होगा लेकिन एसेट नहीं होगा, पैसा दीजिएगा तब ना प्रीमियम आपका भराएगा। पैसा आप चेक मोड में दे रहे हैं, लेकिन पैसा 50,000 का चेक तो कट रहा है ना आपका। वह एजेंट चेक को ले जाके डिपॉजिट करेगा कि नहीं करेगा? अब ना डिपॉजिट करेगा तो आप उस पर ब्लेम और क्लेम कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा, वो बात की बात है। लेकिन आपने 50,000 या 10,000 का चेक तो दे दिया ना उस एजेंट को, वो उसका ड्यूटी है कि जाकर क्या करे, डिपॉजिट करे। तो क्या हो जाएगा, आपका पैसा उस समय निकल गया, तो डिक्रीज इन एसेट हियर वी कैन से क्रेडिट। तो इंश्योरेंस कोटक महिंद्रा बैंक क्रेडिट एंड हियर पैसा घूम फिर के तो फिर आपके पास ही आया, क्योंकि प्रीमियम आप ही का भरा रहा है ना, एजेंट का भरा रहा है, आपका पैसा आपका जमा हो रहा है। आपको to increase in insurance premium, so here that will be debit, and today we will complete the transaction till April 13. 13 अप्रैल तक का ट्रांजेक्शन मैंने कंप्लीट कर दिया। अब राइट नाउ नेक्स्ट बैच के भी टाइम हो चुके हैं, सभी ट्रांजेक्शन को बहुत अच्छे से एनालाइज कीजिए। अगर आप एक एक चीजों को गहराई से तोड़ तोड़ के अगर क्लासिफाई करके नहीं समझेंगे तो यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ। देखिए यहाँ पे ट्रांजेक्शन देखिए, कब क्या रहा था, हुआ क्या, पूरा ट्रांजेक्शन का अपोजिट बदल गया ना। मीनिंग ये चीज है, इंश्योरेंस पेड बाय चेक ₹10,000। क्या इसने यहाँ पर चर्चा किया कि प्रीमियम पे कर रहा है, किसको पे कर रहा है पता, लेकिन हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया ना जस्टिफिकेशन। दिस इज द these are the questions. Okay class, so thank you all of you, thank you so much.